हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन होता है कि डीएनए से आरएनए बन जाना। तो जब आरएनए को हमें जो उसके डिफरेंट कोड्स जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हमें बात करनी है ज़ीरो फ्रेम की। ज़ीरो फ्रेम क्या होता है कि जब हमारी जो ट्रांसलेशन है वो सही प्रॉपर फ्रेम में हो रही है, यानी उसने जहाँ से स्टार्ट होना है वहीं से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड होना है वहीं पे एंड हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ज़ीरो फ्रेम। इट इज़ अ प्रॉपर फ्रेम। उसके बाद हमें डिफरेंट जो है वो इसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। रिटेंडेंसी और वोबल इफेक्ट, की दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब है कि हमारे जो कोई सा एक अमीनो एसिड है उसके लिए मोर देन वन कोडोन हो। फॉर एग्जांपल ए और AAG दोनों जो है ये लाइसिन के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमें नॉनसेंस कोडोन का पता होना चाहिए। वो कोडोन है जहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। ये तीन कोडोन हैं UAA, UGA और UAG। उसके बाद हमें प्रोटीन के सीक्वेंसेस पता होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसमें थोड़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है वो सेकेंडरी है। ये हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और ये मज़ीद जब इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये हर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसमें हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्बिग्विटी आती है, जिसका मतलब है कि जब हमारे मोर देन एक कोडोन जो है वो हमारे मोर देन वन अमीनो एसिड को कोड करे। जैसे हमारा जो AUG है, अगर वो स्ट्रैंड के स्टार्ट में प्रेजेंट है तो वो फॉर्माइल मिथियोनिन है, और अगर वो स्ट्रैंड के मिड में प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल मिथियोनिन है। फिर एक टर्म आ जाती है हमारे पास शाइनो डालगार्नो सीक्वेंसेस। ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से हमारी बेसिकली ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। ये जो होते हैं आरएनए के वेरी अपस्ट्रीम पे हमारे 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का ही सीक्वेंस होता है, और ये जो होते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन होता है, इसको हम शाइनो डालगार्नो सीक्वेंसेस कहते हैं। उसके बाद हमें इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए का पता होना चाहिए। इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए जिस तरह हमारा पिछले ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमरेज था, इसी तरह यहाँ पे इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए जो कि आगे ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। इसके साथ बेसिकली हमारी जो है वो मिथियोनिन अटैच होती है। ये बेसिकली हमारा अमीनो एसाइलेटेड ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो कि पी साइड पर आके जुड़ता है और ट्रांसलेशन को जो है वो इनिशिएट कर देता है। इस इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए के पास अपना अमीनो एसिड ट्रांसफेरेज नहीं होता, बल्कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स का अमीनो एसिड ट्रांसफेरेज जो है वो यूज़ करता है, ताकि अपने साथ जो है ये अमीनो एसिड को जोड़ ले, और फिर बाद में फॉर्माइलेज आके इसके साथ फॉर्माइल ग्रुप को अटैच कर देता है। उसके बाद हम इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी ट्रांसलेशन का प्रोसेस शो करिए कि डायग्राम। इससे पहले हमें बताना चाहिए कि कुछ प्रोसेसेस इनिशिएशन में होते हैं। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले ज़रूरी है कि ये दोनों जो हैं हमारे राइबोसोम के सब यूनिट ये सेपरेट हो जाए। तो हमारा एक फैक्टर है IF3 जो आगे इन दोनों राइबोसोम की यूनिट्स को सेपरेट कर देता है, और उसके बाद हमारा एक और फैक्टर है IF1 जो आके A साइड पर बाइंड करता है, ताकि ये जो इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए जिसके साथ मिथियोनिन है वो गलती से भी A साइड के साथ आके ना जुड़े, वो सही साइड पे जाए। इसलिए IF1 जो होती है वो A साइड पे आके जुड़ जाती है, और उसके बाद जो हमारा मिथियोनिन यानी ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए आना होता है, ये फॉर्माइल मिथियोनिन के साथ जो है वो IF2 तीसरा फैक्टर आके जुड़ जाता है, जो कि उससे हेल्प करता है कि वो P साइड पर आके जुड़ जाए। तो ये तीनों फैक्टर इस तरह से हमारी इनिशिएशन में हेल्प कर रहे हैं, IF1, IF2 एंड IF3। और इस तरह जब हमारा इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए आके जुड़ गया तो IF1 और IF3 रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का काम अब ख़त्म हो गया। और उसके बाद बड़ा वाला 50S राइबोसोम आकर आरएनए के साथ अटैचअप हो जाता है, और जब वो अटैच होता है तो IF2 भी हमारा रिलीज़ हो जाता है। और IF2 का रिलीज़ जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें GTP GDP में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद हमारी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास दो इलोंगेशन फैक्टर हैं। पहला जो EF2TU है वो हमारी हेल्प करता है कि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमीनो एसिड को अटैच करे, और अटैच्ड अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ आकर A साइड पर जुड़ेगी। ये वाला काम हमारा EF TU करवाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा इलोंगेशन फैक्टर TU है जो कि अमीनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए को A साइड पर अटैच करता है। और जो दूसरा इलोंगेशन फैक्टर हमारा EFG है वो हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच राइबोसोम मूव अक्रॉस द मैसेंजर आरएनए। और ये जब राइबोसोम आगे जाएगा तो हमारी एक नई A साइड एक्सपोज हो जाएगी, और E साइड पे यहाँ वाला ट्रांसफ़र आरएनए एग्जिट हो जाएगा, और यूँ हमारी पॉलीपेप्टाइड्स का सीक्वेंस बनता जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह स्मॉल सब यूनिट के साथ IF3 जुड़ा हुआ है ताकि बड़ा सब यूनिट ना आए, और IF1 A साइड पर जुड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे इनिशिएटेड आरएनए गलती से ना आगे जुड़े, और IF2 जो है वो इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए को सही साइड पर बाइंड करवा रहा है।
तो इस तरह से राइबोसोम मूव करता जाता है, एग्जिट साइड से ट्रांसफ़र आरएनए निकलते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं और नई ए साइट एक्सपोज होती जाती है जहाँ से नए अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच होकर आते जाते हैं। एंड पे हमारी टर्मिनेशन आ जाती है जिसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व है, RF1 जो कि इन दोनों कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और RF2 जो कि इन दोनों को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही कोई ए साइड पर कोई जो है स्टॉप कोडोन या फिर टर्मिनेशन कोडोन जो है वो एक्सपोज हुआ है तो हमारा रिलीज़ फैक्टर आके यहाँ पे अटैचअप हो जाएगा और हमारी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस रुक जाएगी और प्रोटीन जो है वो रिलीज़ आउट हो जाएगी। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आवर ट्रांसलेशन।